Good morning future officers. I hope you all are doing good. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रोबेबल क्वेश्चन डिस्कशन। फर्स्ट न्यूज़ हमारे पास आई है आरबीआई से रिलेटेड दैट आरबीआई की पॉलिसी रेट्स अनचेंज्ड। अपनी पॉलिसीज के जो रेट है आरबीआई ने चेंज नहीं किए। इसमें हमारे पास जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ न्यूज़ हमारे पास क्वेश्चन बन के आता है। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। हमें ना तो CAPF एंड ना ही CDS में ये चीज़ पूछी जाएगी। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि एक फ़िलहाल गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास आरबीआई के। ये भी उतना चांसेस कम है कि पूछा जाए बिकॉज काफ़ी कॉमन क्वेश्चन हो जाएगा। आरबीआई का काम क्या होता है इसको देख लेते हैं। विच कंट्रोल द इश्यू एंड सप्लाई ऑफ द इंडियन रुपीज़। ठीक है, मेन जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये जून में आई थी। ये क्वेश्चन बन सकता है कि आरबीआई ने कौन से बैंक को यानी कौन से एक फर्म को, गवर्नमेंट फर्म को टेक ओवर किया है, अपने अंडर लिया है। इससे पहले तक क्या था कि आरबीआई इसको मॉनिटरी करती थी बट पूरा कंट्रोल नहीं था। अब आरबीआई ने जून में डिसीजन लिया है और इसको पूरी तरह से अपने अंदर सम्मिलित कर दिया है। किसको? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। इन दोनों बैंक्स को, इनके टोटल 182 प्लस 58, ये 182 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है एंड मल्टी स्टेट बैंक 58। इन सब को आरबीआई ने अपने अंडर कर लिया है। सुपरवाइजरी पावर के रूप में आरबीआई बन चुका है। ठीक है, आरबीआई रेगुलेट करता है और सुपरवाइज करता है बैंक को और इन फंक्शंस को, दैट इज यूसीबीज, दैट इज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को, किसके अंदर? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये दो बैंक आप याद रख लीजिए, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। इन दोनों को आरबीआई ने अपने अंडर ले लिया है। नेक्स्ट न्यूज़ एक चेंज ओवर है काफ़ी बड़ा, तो ये हमें पता होना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो अभी तक जीएनके के थे, गिरीश चंद्र मुर्मू जी, दैट इज जीसी मुर्मू, अब वो बन चुके हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग बन चुके हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है राजीव महर्षि को। रिप्लेसमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट न्यू कंप्ट्रोलर ऑफ जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू बन चुके हैं जो पहले थे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जेएनके। तो अब लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हो गए हैं? मनोज सिन्हा जी। ये इनकी फोटो है मनोज सिन्हा जी की, ये कल की ही न्यूज़ है। और अब थोड़ा देख लेते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या होता है। ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो, देखिए आर्टिकल कौन सा आर्टिकल में आता है ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 148 के अंदर आता है। तो ये आपने लक्ष्मीकांत में ज़रूर पढ़ा होगा बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, और ये पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंप्ट्रोलर जनरल, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है वो 148 के अंदर आता है, आर्टिकल 148 के अंदर। और इसका काम क्या होता है? ये एक टाइप से एक ऐसी बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐसी बॉडी है जो कि क्या करती है, फाइनेंस होता है जो गवर्नमेंट का, और स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको ऑडिट करने का काम, इसका मेन काम ये होता है कि ऑडिटिंग करती है, उसके ऊपर फाइनेंस बॉडीज के ऊपर निगरानी रखती है। ठीक है, फाउंडेड कब हुई थी? 1858 में। और इसको अपॉइंटर कौन होता है कैग का? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दो तीन चीजें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़, 740 टन्स ऑफ एमोनियम नाइट्रेट स्टोर्ड इन मनाली फैसिलिटी। तो ये मनाली में कुछ काफ़ी टाइम पुराना एमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ है, तो वहाँ पे अभी अपील हो रही है कि इसे सेफली हटा दिया जाए यहाँ से, इस सिटी से, बिकॉज ये एक एक्सप्लोजिव कंटेंट भी होता है। तो एमोनियम नाइट्रेट, कई बार देखिए सीडीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, स्ट्रक्चर बना दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किसका स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए एमोनियम नाइट्रेट का, NH4NO3। अगर आप इसका फॉर्मूला भी याद रख लेंगे तो काफ़ी होगा। देखिए NO3 एंड NH4, बस ऐसे करके हमें याद हो जाएगा। N के साथ 4 बॉन्ड है, हाइड्रोजन के NH4 एंड NO3। ओके, एमोनियम नाइट्रेट एक क्या होता है? सॉल्ट है ये, एमोनिया नाइट्रिक एसिड का। ठीक है, ये वाइडली यूज होता है। इसका जो मेन यूज है वो हमें याद रखना है, एज ए फर्टिलाइजर एंड एक्सप्लोजिव, एज ए एक्सप्लोजिव एंड एज ए फर्टिलाइजर ये यूज होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर एज ए ये यूज होता है और काफ़ी यूज होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कम मात्रा में यूज होता है बट अच्छा खासा इसका यूज किया जाता है एज आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। इसका एक काम और होता है कि जो ये डेटोनेशन रेट होता है एक्सप्लोजिव का, उसको ये बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें याद रखनी है एमोनियम नाइट्रेट के साथ। मेन चीज़ उसका फॉर्मूला है, दैट इज NH4NO3। तो ये याद रख लीजिए, स्ट्रक्चर भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट न्यूज़,
वर्चुअल वॉक थ्रू टू बी इंट्रोड्यूस इन एगमोर म्यूजियम। ठीक है, एगमोर म्यूजियम की बात होती है तो ये काफ़ी फेमस म्यूजियम है, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज अब तो ये न्यूज़ में भी आ चुका है तो क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, ये सबसे पहली बात, ये कहाँ पे है, ये चेन्नई तमिलनाडु में है, एगमोर जगह है चेन्नई तमिलनाडु में। तो ये इसकी लोकेशन है। देखिए, इसको कहा जाता है द गवर्नमेंट म्यूजियम भी कहा जाता है, या फिर द मद्रास म्यूजियम भी कहा जाता है, दो तीन नेम है इसके, द मद्रास म्यूजियम, द गवर्नमेंट म्यूजियम ऑफ चेन्नई, तो ये भी इसका नेम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ह्यूमन हिस्ट्री एंड ह्यूमन कल्चर का एक अच्छा संग्रहालय है। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। इंपॉर्टेंट जो इसके फैक्ट हैं, ये सेकंड ओल्डेस्ट म्यूजियम है इंडिया में आफ्टर इंडियन म्यूजियम इन कोलकाता। तो सबसे पहला इंडियन म्यूजियम कौन सा था, इंडियन म्यूजियम इन कोलकाता, कोलकाता का सबसे पहला था कोलकाता, एंड देन एगमोर सेकंड नंबर पे। ठीक है, लार्जेस्ट कलेक्शन किस चीज का है, ये रोमन एंटिक्विटीज का आउटसाइड यूरोप, यूरोप के बाहर अगर कहीं पे रोमन एंटिक्विटीज है तो उसका सबसे बड़ा कलेक्शन ये म्यूजियम है। ओके, थर्ड लार्जेस्ट म्यूजियम है ये वर्ल्ड का, एंड टेंथ ओल्डेस्ट म्यूजियम है, टेंथ ओल्डेस्ट म्यूजियम है एंड थर्ड लार्जेस्ट है। तो ये चीज याद रख लीजिए, लार्जेस्ट याद रख लीजिए, ओल्डेस्ट इतना नहीं पूछा जाएगा बिकॉज टेंथ रैंक थोड़ा पीछे हो जाती है। तो थर्ड लार्जेस्ट म्यूजियम है ये वर्ल्ड का। नेक्स्ट न्यूज, गवर्नमेंट कट्स एक्स ग्रेशिया फॉर फ्रंटलाइन स्टाफ। एक्स ग्रेशिया हमने पहले भी एक बार बात करी है, फिर देख लेते हैं, काफी दिनों बाद न्यूज में आ रहा है। इससे क्या हो रहा था, देखिए चेन्नई में 25 लाख रुपए दिए जाएंगे अब फैमिलीज को जो फ्रंटलाइन स्टाफ की है। ठीक है, एज ए एक्स ग्रेशिया। इससे पहले तक 50 लाख की बात हो रही थी, बट गवर्नमेंट ने थोड़ा कट किया है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज, ऐसा सरकार कह रही है। तो 25 लाख रुपीस दिए जाएंगे। तो एक्स ग्रेशिया हमारे पास, बाकी तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्स ग्रेशिया क्या चीज़ है ये देख लेते हैं। ये एक ऐसा पेमेंट मोड होता है जिसमें कि जो पेमेंट कर रहा है वो बाध्य नहीं है, वो लायबल नहीं है पार्टी को पेमेंट करने के। इट मीन्स अगर गवर्नमेंट किसी को पे कर रही है, फ्रंट लाइन स्टाफ को, या फिर फॉर एग्जांपल किसी अदर पर्सन को पे कर रही है एक्स ग्रेशिया के अंदर, तो गवर्नमेंट बाध्य नहीं है, गवर्नमेंट इज नॉट लायबल टू गिव द मनी। ओके, मनी देने का बाध्य नहीं है, गवर्नमेंट बस एक एज ए फेवर दे रही है। एक्स ग्रेशिया का खुद में मतलब होता है फ्रॉम फेवर, यानी एक फेवर किया जा रहा है, कुछ मनी दी जा रही है अपनी इच्छा से। ये जस्ट एक वॉलंटरी होता है एक्स ग्रेशिया के अंदर मनी देना। ठीक है, पेमेंट किसी भी प्रकार से ऑब्लाइज नहीं होता है और इंडिविजुअल कंपनसेट नहीं कर सकता है, यानी वो क्लेम भी नहीं कर सकता है कि मुझे इतना रुपया दिया जाएगा। ओके, तो ये चीज हमें याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज, ये एक अच्छी खबर है, बस ये फैक्ट याद रख लीजिए कि तमिलनाडु ने फिर से थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर में ग्रोथ रेट हायर हुआ है। और किससे हायर हुआ है, नेशनल एवरेज ग्रोथ रेट से। अब आप ये चीज नोटिस करिए, देखिए तमिलनाडु तो हमें याद रखना है। ठीक है, तमिलनाडु, तमिलनाडु का जो ग्रोथ रेट है वो पिछले 3 सालों से सबसे ज्यादा है और हायर हुआ है नेशनल ग्रोथ रेट से भी। नेशनल जो ग्रोथ एवरेज ग्रोथ रेट होता है, नेशनल ग्रोथ रेट, उससे भी ज्यादा हुआ है तमिलनाडु का। ठीक है, अब ये देखिए, नेशनल ग्रोथ रेट 2016-17 में कितना था, 8.3 था, परसेंटेज की बात हो रही है। और तमिलनाडु का कितना था, 7.15, ये कम था। बट आप ये देखिए 2017, 18, 18, 19 एंड 19, 20, ये जो 3 साल है इसमें जो नेशनल ग्रोथ रेट था, देखिए जैसे 7 है, 6.1 है, 4.2 है, बट तीनों ईयर्स में जो ग्रोथ रेट तमिलनाडु सरकार का है, तमिलनाडु स्टेट का है, वो नेशनल एवरेज ग्रोथ रेट से भी ज्यादा है। 7 है तो 8.59 था 17-18 में, 6.1 नेशनल था एंड 7.95 ये स्टेट का था उस टाइम पे ग्रोथ रेट, एंड 8.03 जो अभी करंटली है, और 4.2 नेशनल ग्रोथ रेट है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से स्टेट का ग्रोथ रेट अभी तक कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में हाईएस्ट है, तो तमिलनाडु का है। ये चीज हमें याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया ने रिजेक्ट किया है चाइनीज यूएनएससी मूव टू कश्मीर। देखिए, इंडिया ने चाइना ने यूएनएससी, दैट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, यूएनएससी में कश्मीर का मुद्दा उठाया था। तो इंडिया ने उस चीज को रिजेक्ट किया है। इंडिया ने कहा है कि कश्मीर हमारा डोमेस्टिक इश्यू है, इसमें कोई भी वार्तालाप हम किसी और के साथ नहीं करेंगे। ठीक है, चाइना ने अटेम्प्ट किया था कि यहाँ पे ये मुद्दा उठे। अब बात करते हैं यूएनएससी है क्या। देखिए, यूएनएससी दैट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल,
यूनाइटेड नेशन के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उनमें से एक है। ठीक, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं पहले वो देख लेते हैं। द जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल दैट इज यूएनएससी, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द यूएन सेक्रेटरीट। ये 6 हैं यूनाइटेड नेशन के मेन ऑर्गन्स, प्रिंसिपल ऑर्गन्स इन्हें कहते हैं। ठीक है, अब ये काम क्या करता है यूएनएससी? ये पूरे वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, मेन चीज ये है देखने लायक। 15 मेंबर्स इसके टोटल हैं, बट जो इसके परमानेंट मेंबर हैं वो 5 है, और यही इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है कि 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं यूएनएससी के। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए, ये इसके 5 हैं। चाइना, फ्रांस, यूके एंड यूएसए, आप ये चीज याद रख लीजिए। दैट इज क्योंकि चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। बाकी 15 मेंबर्स हैं जो बदल सकते हैं, बट ये जो 5 मेंबर हैं ये नहीं बदले जा सकते। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। फाउंडेड कब हुआ था? 1945 में। एंड पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन। हेडक्वार्टर भी याद रख लीजिए। 5 मेंबर्स ये याद रखने हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। ओके, इसका और काम क्या होता है? एक पावर और है इसके पास, यूएनएससी के पास, दैट इज ये क्या कर सकती है? एक तो पीस कीपिंग ऑपरेशंस कराती है, इंटरनेशनल सैंक्शंस पे लगा सकती है, और मिलिट्री एक्शंस को भी ऑथराइज करती है ऑल ओवर वर्ल्ड टू पीस कीपिंग। मेन काम इसका है पीस एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट न्यूज, पोम्पियो अगेंस्ट वोट फॉर क्यूबा ऑन ह्यूमन राइट काउंसिल। ये पॉलिटिकल न्यूज़ हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें ह्यूमन राइट काउंसिल का बात हुआ है, उसको देख लेते हैं। ह्यूमन राइट काउंसिल क्या है? ये यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है। ठीक है, ह्यूमन राइट काउंसिल 6 प्रिंसिपल बॉडीज में से नहीं आती है, बट ये भी एक बॉडी है। इसका काम ये होता है कि पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, ये दो इसके काम होते हैं। इसके टोटल 47 मेंबर्स हैं, जिनको कि 3 साल के पीरियड के लिए रखा जाता है, और रीजनल ग्रुप बेसिस। तो 47 मेंबर है ये। बस इसमें जो इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ह्यूमन राइट काउंसिल का? दैट इज इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ओके, ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की। फाउंडेड हुई थी 2006 में, ज्यादा पुरानी नहीं है, नई है अभी। जिनेवा में है, ये चीज याद रख लीजिए, जिनेवा में है। ओके, एंड न्यूयॉर्क में किसका है? इज ऑफ यूएनएससी, दैट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट न्यूज, 6 अगस्त यानी कल हिरोशिमा डे था। और हिरोशिमा डे हम सबको पता है क्यों मनाया जाता है। वो हिरोशिमा डे एक याद है, जब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यूएस ने बॉम्ब ड्रॉप किए थे ऑन हिरोशिमा, दैट इज इन जापान। तो अभी तक हिरोशिमा उस चीज से उभर रहा है धीरे धीरे करके। अब तो काफी बढ़िया अच्छा चेंजेस आ गए हैं, बट स्टिल अभी भी कहा जाता है कि पूरी तरह से नहीं उभरा है। तो वो एक काफी दुखद घटना थी, और उसके बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा में बॉम्ब गिरा था, एंड 9 अगस्त 1945 को कब गिरा, कहाँ पे गिरा था? इन नागासाकी। ओके, ये दोनों कहाँ? जापान की सिटीज हैं। ओके, नागासाकी एंड हिरोशिमा। 6 अगस्त को हिरोशिमा में 1945, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की बात है, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म ही होने वाला था। इसको एंटी न्यूक्लियर डे के रूप में भी देखा जाता है, तो ये चीज हमें याद रखनी है। एंटी न्यूक्लियर डे, हिरोशिमा डे के नाम से अगस्त 6। वो बॉम्ब कौन से थे? बॉम्ब का नेम भी हमें पता होना चाहिए। वैसे तो कम पूछा जाता है, बिकॉज अब ये सबको पता है एंड काफी कॉमन हो चुका है, बट स्टिल देखिए, जो हिरोशिमा में बॉम्ब गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय। ओके, 6 अगस्त को जो गिरा था। एंड फैटमैन जो बॉम्ब गिरा था, जो नेम रखा गया था, कोड नेम उस बॉम्ब का, वो था फैटमैन। और ये कहाँ पे? नागासाकी में ऑन 9 अगस्त। नेक्स्ट न्यूज, आर्टिकल्स जो हैं आज के इंपॉर्टेंट आए हैं कुछ। ये काफ़ी अच्छे आर्टिकल हैं, तीनों आर्टिकल हमने शेयर कर दिए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, बिकॉज यहाँ पे हम आर्टिकल मोस्टली डिस्कस नहीं करते। हम बस करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं और न्यूज़ बन सकती है पूरे पेपर में, वो चीज़ इंक्लूड करते हैं। तो ये आर्टिकल, 3 अच्छे आर्टिकल आए हैं। ये तीनों के तीनों आर्टिकल आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप द हिंदू की वेबसाइट से या ई पेपर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। हम प्रमोट करते हैं
एक अच्छे जर्नलिज्म को, एंड हम यूज़ करते हैं इसमें द हिंदू का ई पेपर यूज़ करते हैं हम अपनी कटिंग्स के लिए, एंड हमने इसका सब्सक्रिप्शन लिया है, हम कहीं से इसको चोरी करके यूज़ नहीं करते हैं। एनपीई पे अच्छा आर्टिकल आया है, एकेडमिक रिसर्च पे अच्छा आर्टिकल आया है, एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यानी जो ह्यूमन के ऊपर जो क्राइसिस आ सकते हैं, इनविजिबल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन इंडिया, यानी हंगर, पॉवर्टी, इससे रिलेटेड जो भी क्राइसिस हो सकते हैं उस पर भी डिस्कशन किया गया है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही था। आप इस डिस्कशन की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। होप आपको पसंद आया हो, एंड प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल पे कमेंट कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे सेगमेंट्स, अच्छे अच्छे प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना सके। अब हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं कुछ टाइम में, बिकॉज अब हमारी टीम थोड़ा एक्सपेंड हो रही है, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट कि हम आपको कम से कम टाइम में एक एक सब्जेक्ट, लाइक साइंस के सब्जेक्ट, पॉलिटी के सब्जेक्ट पूरे के पूरे कंप्लीट करें कम से कम टाइम में, और उनके नोट्स आपको फ्री में प्रोवाइड करें। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। जय हिंद।